हेलो। आज मैं एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने। स्पेशल इन टर्म्स जो मैं आज बताने वाला हूँ वो सभी एस्ट्रोलॉजर्स के लिए एक बहुत ही यूनिक फॉर्मूला है। शायद किसी को भी पता नहीं होगा क्योंकि ये यूनिक फॉर्मूला मैं बोल रहा हूँ। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है और इस वीडियो के 2 पार्ट हैं। ये आपको बताएगा कि हमें किसी भी नेटिव के बारे में फ्यूचर में कोई भी प्रेडिक्शन देनी है, उसके बारे में भविष्यवाणी करनी है तो हम किस तरीके से करेंगे। स्टार्टिंग के पोर्शन को एक्सप्लेन किया है मैंने उन लोगों के लिए जो कि एस्ट्रोलॉजी खुद नहीं करते मगर एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं। और इसका जो सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो है वो आपको ये टेक्निक बताएगा, ये सिखाएगा कि हम किसी के बारे में उसके साथ कौन से इवेंट होने वाले हैं नियर फ्यूचर में, हम उस कुंडली को देखकर किस तरीके से बताएंगे। तो जो लोग राशि फल देखते हैं या और किसी तरीके की प्रेडिक्शंस में बिलीव करते हैं, ये उसका सब्स्टिट्यूट है और बहुत ही ज़्यादा सटीक है और ये आपको प्रेडिक्शन देने में बहुत कैपेबल करेगा। तो आप पूरा वीडियो देखेगा शुरू से एंड तक, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, आपको बहुत यूजफुल जानकारी मिलने वाली है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। जनरली हम देखते हैं कि डिफरेंट टीवी चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स पर आप जाकर देखेंगे तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स राशि फल बता रहे होते हैं। तो मेरे जो भी इस चैनल के व्यूअर्स हैं उनको सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि राशि फल जैसी कोई भी चीज होती नहीं है। वो जो भी बता रहे होते हैं उसका कोई रेलिवेंस नहीं है, आपके ऊपर वो 1% भी एप्लीकेबल नहीं होता। तो रेगुलर बेसिस पे जो लोग ये ट्रैक करते हैं, ये देखते हैं कि आज क्या राशि का फल बताया जा रहा है, उनके साथ जो भी घटनाएं बाय द वे उनसे मैच करती हैं वो कोइंसिडेंस है। वो इतनी सारी चीजें बताते हैं कि उनमें से कोई ना कोई चीज हो ही जाएगी आपके साथ, और जो हो जाएगी उसे आप याद रखेंगे और कहेंगे नहीं उन्होंने बताया था ऐसा। तो पहली बात यह है कि राशिफल जैसी चीज कोई एस्ट्रोलॉजी में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो आप यदि उसमें अपना टाइम खराब करते हैं तो आप उसे देखना कृपया बंद कर दें और अपने बारे में जो भी जानकारी लेनी है अपनी कुंडली दिखवा कर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूरे 1 साल की घटनाओं के बारे में पता कर लें, वो आपको बता देगा, जिससे आपका टाइम भी बचेगा। आपको एक छोटी सी जो भी भेंट उस एस्ट्रोलॉजर को देनी है वो आप दे दें और उससे आप साल भर की, उससे पूरे 1 ईयर की डिटेल आप ले लें, तो उससे आपका टाइम सेव होगा और रोजाना की परेशानियों से आप बचोगे कि आप जगह जगह चैनल्स पर ये राशिफल वगैरह देख रहे हैं। ये उन लोगों का बिजनेस है, आपको उस बिजनेस का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपके 1% भी काम की बात नहीं होती है। तो ये मैंने क्यों बताया, क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि ज्यादातर लोग जो ये राशिफल वगैरह देख रहे होते हैं उन्हें तो अपनी राशि भी पता नहीं होती 90% को। क्योंकि मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, कितने ही लोग आते हैं, वो किसी और चीज को अपनी राशि समझ रहे होते हैं। ना उन्हें यह पता होता राशि क्या होती है, लग्न क्या होती है, या सन साइन या जोडियक साइन क्या होता है। 90% लोग तो जोडियक साइन को अपनी राशि और लग्न सब कुछ मानकर चल रहे होते हैं। तो आज मैं सबसे पहले क्लैरिफाई करूंगा, जो लोग मेरे इस चैनल पे एस्ट्रोलॉजर्स हैं उन्हें तो ये चीजें मालूम ही है कि एक आपका सन साइन होता है, एक आपका राशि होती है और एक आपकी लग्न होती है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजी में जो होती है वो लग्न होती है, और जिसके बारे में आपको जब तक आप कुंडली नहीं बनवाओगे आपको मालूम ही नहीं हो सकता। राशि के बारे में भी मालूम नहीं हो सकता, आपको कुंडली बनवानी पड़ेगी। पर भी राशि आपकी सेम रहती है 2 दिन तक करीब करीब, इसलिए राशि के बारे में हो सकता है आपको पता भी लग जाए। मगर लग्न जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एस्ट्रोलॉजी में आपके बारे में कुछ भी बताने के लिए, वो आपको बगैर कुंडली बनाए मालूम नहीं चल सकता। जिस भी मंथ में आपका बर्थ होता है, वो सन जिस भी साइन में होता है उसको हम सन साइन बोलते हैं। 1 महीने तक वो सेम साइन में रहता है। 1 मंथ तक जितने भी लोग बॉर्न होंगे उन सभी की सन साइन
सेम होगी, जिसको हम जोडियक साइन बोलते हैं। उससे आपके भविष्य के बारे में या फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा सकता। तो पहली बात तो वो आपकी बारे में प्रेडिक्शन देने में बिल्कुल भी काम नहीं आता। दूसरा है आपका राशि। राशि का सिग्निफिकेंस होता है, मगर फिर भी पूरी तरह से प्रेडिक्शन देने में वो कैपेबल नहीं है आप। तो पहले मैं तीन चीजें बता देता हूं इस कुंडली के अंदर, क्या तो राशि का मतलब होता है, क्या लग्न का मतलब होता है, और क्या जोडियक साइन का मतलब होता है। तो आप लोग अपनी लग्न का साइन याद रखें, और उसके लिए आप किसी से कुंडली बनाएं या कोई भी मोबाइल ऐप में जाकर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस डालकर एक ऐसा चार्ट बनेगा, ऐसी कुंडली बनेगी। उस कुंडली में इस हाउस में, इसको फर्स्ट हाउस या लग्न बोलते हैं, जो भी नंबर लिखा हुआ है वो आपकी राशि का नंबर होगा। इसी कुंडली के अंदर जहां पे मून लिखा हुआ है, चंद्रमा हिंदी वाली कुंडली में होगा, इंग्लिश वाली में है मो या मून पूरा लिखा होगा, वो आपकी राशि होगी। चंद्र राशि भी बोल सकते हैं, कई लोग लग्न को भी राशि बोलते हैं, मगर ये अलग अलग चीज है। और इसी तरीके से सन जिस भी नंबर के साथ लिखा होगा, सूर्य, वो आपका जोडियक साइन होगा। जैसे इस कुंडली की मैं बात करूं तो 8 साइन को हम बोलते हैं वृश्चिक या स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो राशि की, ये स्कॉर्पियो लग्न की कुंडली है, तो इस नेटिव की लग्न स्कॉर्पियो हो गई। इसकी राशि चंद्रमा, क्योंकि 3 साइन में, 3 साइन को हम बोलते हैं मिथुन राशि है, या ये आपका जेमिनाइन साइन है। तो इसकी जो राशि होगी वो मिथुन होगी या जेमिनाइन होगी। ऐसे इसका सन साइन या जोडियक जिसे बोलते हो आप, तो जोडियक इसका 3 है, तो ये सन इसका 3 साइन में है, तो इसका जोडियक साइन भी मिथुन या जेमिनाइन हो गया। तो इन तीनों चीजों का आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए जब आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं। तो अपनी लग्न सबको मालूम होनी चाहिए, राशि और सन साइन नहीं मालूम है तो चल जाएगा, क्योंकि ये जो कुंडली बनती है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लग्न, वो आपको रिप्रेजेंट करता है, राशि आपके मन को रिप्रेजेंट करती है, और सन आपकी ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। 3 चीजें होती हैं, सेल्फ, योर मेंटल स्टेटस, एंड थर्ड वन आपकी जो भी ऑरा है या एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है सन। मगर आपके बारे में जो भी प्रेडिक्शन दी जा सकती है वो इस लग्न के से दी जाती है। एक दिन में 12 लग्न चेंज होती हैं, 12 लग्न एक दिन में सभी चेंज होती हैं। तो हर 2 घंटे के बाद जो नेटिव बॉर्न होगा उसकी लग्न अलग होगी, मगर ये दोनों चीजें करीब करीब, सन साइन तो पूरे 1 मंथ तक सेम रहता है। एक महीने में जो भी लोग बॉर्न होंगे, लाइक अभी दिसंबर चल रहा है, तो 15 दिसंबर से लेकर अराउंड 15 जनवरी तक जो लोग बॉर्न होंगे उनका सभी का सन साइन 9, जिसको हम सेजिटेरियस या धनु कहते हैं, वही होगा। इसी तरीके से मून साइन भी, चंद्रमा भी एक राशि में करीब 2.5 डे या 2.25 डेज रहता है। तो 2 दिन में जितने भी लोग बॉर्न होंगे उन सभी का मून साइन भी सेम होगा। तो उनका भविष्य तो सेम नहीं हो सकता कि 2 दिन तक जितने भी लोग बॉर्न हो रहे हैं उनका सब कुछ सेम आए, ऐसा नहीं हो सकता। 1 महीने तक जो लोग बॉर्न हो रहे हैं उनका सब भविष्य सेम आए, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए सन साइन और मून साइन की उतनी रेलिवेंस नहीं होती, मगर लग्न हर 2 आवर में बदल जाती है, 2 घंटे में बदल जाती है, और हर 8-7 मिनट में D9 नवांश चार्ट बदल जाता है, जिसके बेसिस पर हम प्रेडिक्शन देते हैं। इसलिए अलग अलग लोगों का भविष्य अलग अलग होगा, सेम नहीं हो सकता। इसलिए जो राशियों के बारे में आपको बता रहे होते हैं उनको आप बिल्कुल इग्नोर करिए, बिल्कुल सुनकर अपना टाइम वेस्ट ना करें। वो तो बोल ही रहे हैं, उनका तो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, पर आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। अब मैं आज यहां पर जो आपको एक टेक्निक देने वाला हूं, ये मेनली एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी है, ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं है। ये टेक्निक में एक बहुत ही रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर, जिनके पास हमारे एक्स PM तक जाया करते थे, उनसे मैंने ये सूत्र बड़ी मदद करके उनकी किसी काम में बहुत डिफिकल्टी से लिया है, और ये मैं आपके सामने बता रहा हूं कि हमें किसी भी नेटिव की अपकमिंग इवेंट्स के बारे में, आने वाले समय में होने वाले इवेंट्स के बारे में किस तरीके से पता करना है। बहुत रेयर ये टेक्निक है, मेरा ऑब्जेक्टिव केवल एस्ट्रोलॉजी को प्रमोट करना है, इसलिए ये मैं बता रहा हूं। जनरली लोग ये कभी भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, इसको आप कह सकते हैं, पर इस टेक्निक में भी आप जनरलाइज नहीं कर सकते। हर एक इंडिविजुअल की कुंडली के लिए अलग फल होगा। तो मैं एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो फल बता रहा हूं वो दूसरे पर्सन पर एप्लीकेबल नहीं होगा। पर मैं यहां पर आज कोशिश करूंगा कि जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है वो भी इसे सीख जाए,
और जिन्हें एस्ट्रोलॉजी आती है वो तो सीख ही जाए कि इस नेटिव के आने वाले समय में कौन कौन से इवेंट होंगे। इसके लिए आपको दो चीजों की जरूरत होगी, एक तो उस नेटिव की कुंडली, और दूसरा आपको मालूम होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, शनि मीन्स सैटर्न, जुपिटर मीन्स गुरु का ट्रांजिट, गोचर में किन किन राशियों में वो ट्रेवल कर रहे हैं। जैसे ही गुरु का ट्रांजिट बदलेगा, एक राशि से दूसरी राशि में जाएगा, आपको फिर से प्रेडिक्शन देनी पड़ेगी। तो ये प्रेडिक्शन एप्लीकेबल होगी, गुरु जब एक राशि में आता है, जुपिटर जितने दिन वो उस राशि में रहता है, शनि जितने दिन एक ही राशि में रहता है, उस पीरियड के लिए ये एप्लीकेबल है। जैसे ही इन दोनों में से कोई भी राशि परिवर्तित करेगा, आपको फिर ये फॉर्मूला लगाकर नेक्स्ट 1 ईयर के लिए आपको फिर से बताना पड़ेगा कि इस नेटिव के साथ कौन कौन से इवेंट होने वाले हैं, और यही इवेंट होंगे। 100% एक्यूरेट फॉर्मूला है। यदि ज्योतिष एग्जिस्ट करती है तो इससे बेटर कोई फॉर्मूला है नहीं ज्योतिष में। आप खुद अभी एग्री करेंगे मेरी बात से। अब देखिए, मैं आपको इसको लगाना बताता हूं, आपको प्रेडिक्शन देना बताता हूं किसी के फ्यूचर के बारे में। रिसेंट 1 ईयर के अंदर होने वाले इवेंट्स, कौन कौन से इवेंट हो सकते हैं। अलग अलग लोगों पे अलग अलग होगा, एक इंडिविजुअल की कुंडली देखकर आप कर सकते हैं। तो जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आती है उन्हें भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आपको ये मालूम होना चाहिए, टोटल 12 राशियां हैं और उन सभी 12 राशियों के अलग अलग लॉर्ड्स होते हैं, स्वामी होते हैं। तो उनमें मैंने यहां पर लिखे हुए हैं 1 और 8 राशि यदि है तो उसका स्वामी मार्स या मंगल होता है। 2 और 7 है तो उसका स्वामी वीनस या शुक्र होता है। 3 और 6 का स्वामी मरकरी या बुध होता है। 9 और 12 का स्वामी जुपिटर या गुरु होता है। 10 और 11 का स्वामी सैटर्न या शनि होता है। 4 का स्वामी मून या चंद्रमा होता है। 5 का स्वामी सन या सूर्य होता है। ये राशियों के नंबर हैं। राशि तो आपको पता होनी चाहिए सीरियल से, नहीं पता है तो आप मेरे बेसिक एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस देख सकते हैं। बेसिक एस्ट्रोलॉजी करके प्लेलिस्ट है, उसमें एस्ट्रोलॉजी सीखे, उसमें 15-15 मिनट के 10-15 वीडियोस हैं, आप उन्हें देख लें, आपको बेसिक सब पता चल जाएगा। इसके बाद क्या होता है, एक कुंडली के 12 भावों के कारक होते हैं। सभी के कारक मतलब उस भाव से रिलेटेड जो भी काम होगा उनको करने की जिम्मेवारी उन ग्रहों के पास है। तो लाइक लग्न का कारक फर्स्ट हाउस बोलते हैं इसे, लग्न, इसमें कोई भी नंबर हो, दिस इज फर्स्ट हाउस। इसका कारक सन होता है, सूर्य। सेकंड हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस, इन 4 भावों के कारक जुपिटर या गुरु होते हैं। इसी तरीके से तीसरे और छठे भाव के कारक मैंने यहां पे लिखे हुए हैं, आप नोट कर सकते हैं, ये मंगल होते हैं। चौथे भाव के कारक ये मैंने यहां पे मेंशन किया है, वो चंद्रमा होते हैं। 7वें भाव के कारक शुक्र होते हैं, वीनस। 8वें और 12वें भाव के कारक, इन 2 भावों के कारक शनि होते हैं। और 10वें भाव के वैसे मल्टीपल कारक होते हैं, मगर बुध को मैं यहाँ पे कारक ले रहा हूं। सूर्य भी होता है, जुपिटर भी होता है, सैटर्न भी होता है। तो 10वां भाव कर्म भाव होता है, इसके मल्टीपल कारक होते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो अभी जो मैं आपको एडवांस प्रेडिक्शन देने की टेक्नोलॉजी, भविष्यवाणी करने की टेक्नोलॉजी जो बता रहा हूं, टेक्निक जो बता रहा हूं, उसमें आपको ये 2 चीजों की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी राशि का लॉर्ड कौन है और कौन से भाव का कारक कौन है। अब मैं अभी ले लेता हूं, आज मुझे प्रेडिक्शन देनी है, आप मेरी पोजीशन पर आकर इसे समझे कि ये एक नेटिव कोई भी आया मेरे पास, ये आया हुआ है, उसको मैंने प्रेडिक्शन दी है। मैं आपको समझा रहा हूं मैंने कैसे प्रेडिक्शन दी है कि उसके अपकमिंग इवेंट कौन से होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने इसकी लग्न कुंडली बना ली। लग्न कुंडली के अंदर जो भी प्लेनेट है उनको प्लेस कर दिया। अब सबसे पहले मैंने देखा कि शनि कहां पर ट्रांजिट कर रहा है आज की डेट में। तो आपको सबको पता है आज इट्स 27 दिसंबर 2023। तो सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है एक्वेरियस या कुंभ साइन में। तो यहां पे मैंने लिख दिया है सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है। अब आप देखिए गुरु जुपिटर कहां पे ट्रांजिट कर रहा है। तो जुपिटर एट प्रेजेंट ट्रांजिट कर रहा है एरीज साइन में, मेष राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहा है 1 साइन में। और जुपिटर 1 साइन में ट्रांजिट करेगा 1 मई 2024 तक। ये भी डेट पता होनी चाहिए क्योंकि प्रेडिक्शन उसी रेंज में आएगी। 1 मई 2024 तक जुपिटर ट्रांजिट करेगा इस साइन में, और सैटर्न यहां पे ट्रांजिट करेगा 2025 तक। तो जो पहले जिसका ट्रांजिट खत्म होगा, इसका मतलब राशि पहले कौन बदलेगा, जुपिटर यहां से यहां जाएगा।
तो जिस डेट को जुपिटर अपनी राशि बदलेगा, हमें फिर से प्रेडिक्शन इसकी कुंडली को देखना पड़ेगा एज ए एस्ट्रोलॉजर, और एज ए हम शौकिया यदि शौक रखते हैं तो भी हमें पता रखना होगा कि 1 मई को जुपिटर राशि बदल रहा है, तो फिर से हम अपनी प्रेडिक्शन देंगे। जो मैं टेक्निक सिखाऊंगा उससे आप देख पाएंगे। अब करना क्या है, आपको ध्यान से देखिए। जुपिटर हमने देखा, तो सबसे पहले देखिए कि ये ट्रांजिट में गोचर के अंदर कौन कौन से हाउसेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इन्फ्लुएंस का मतलब जिस हाउस में ये होगा या जिन्हें एस्पेक्ट करेगा। तो देखिए जुपिटर ये जिस हाउस में बैठा है वो 6th हाउस है, इसकी एस्पेक्ट होती है 5th दृष्टि जिसे बोलते हैं, अपने से 5वें भाव को देखता है। तो 1 2 3 4 5 10वें भाव को देखेगा। तो देखिए 6th हाउस में तो प्लेस्ड है और 10th हाउस को ये देख रहा है। फिर ये इसकी दृष्टि होगी या एस्पेक्ट 7th हाउस में, अपने आप से 7th में। तो 1 2 3 4 5 6 7 इस हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है। ये 12th हाउस है तो मैंने 12th लिख दिया। इसकी फिर 9th एस्पेक्ट होती है, तो 7 8 9 9th एस्पेक्ट का मतलब ये 2nd हाउस हो गया, उसे भी एस्पेक्ट कर रहा है। तो जुपिटर ये 4 हाउसेस को इंफ्लुएंस कर रहा है। 6th हाउस, 10th हाउस, 12th हाउस एंड 2nd हाउस, ये आपको नोट कर लेना है कि जुपिटर ऑलवेज 4 हाउसेस को इन्फ्लुएंस करेगा, सैटर्न भी 4 हाउसेस को करेगा। इसी तरीके से आपने सैटर्न का भी देख लिया कि सैटर्न किन किन हाउसेस को एस्पेक्ट कर रहा है। तो ये सैटर्न यहां पर प्लेस्ड है, तो सैटर्न 4th हाउस में प्लेस्ड है, तो 4th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। फिर ये अपने से 3rd एस्पेक्ट रखता है 1 2 3, तो 3rd एस्पेक्ट में 6th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो ये 6th हाउस को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। देखिए 3rd एस्पेक्ट से ये लिख लिया मैंने। फिर इसकी 7th एस्पेक्ट जाएगी यहां पे 10th हाउस पे, इससे जो अपोजिट है वो 7th एस्पेक्ट होती है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 10th हाउस को भी कर रहा है, ये भी नोट कर लिया। फिर इसकी 10th एस्पेक्ट होती है, सैटर्न की एस्पेक्ट होती है 3rd 7th और 10th, जुपिटर की एस्पेक्ट होती है 5th 7th और 9th। तो 10th यहां से काउंट करेंगे हम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये लग्न मींस फर्स्ट हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, ये भी मैंने नोट कर लिया। तो मैं क्या क्या नोट किया कि जुपिटर इन ट्रांजिट कौन कौन से हाउसेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, सैटर्न इन ट्रांजिट कौन कौन से हाउसेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये दोनों हमने लिख लिए, ये लिख लिया यहां पर। अब देखिए कि जुपिटर किन प्लेनेट को एस्पेक्ट कर रहा है, किन किन प्लेनेट्स को एस्पेक्ट कर रहा है। 1 को करे, 2 को करे, 4 को करे, जिसको भी एस्पेक्ट कर रहा है। तो यहां पे मैं देखता हूं जुपिटर यहां से किसको एस्पेक्ट कर रहा है। देखिए 5th हाउस में एस्पेक्ट है इसका, तो वहां पे कोई भी नहीं है। 7th हाउस में भी कोई भी नहीं है, मगर 9th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, वहां पे जुपिटर रखा हुआ है। तो ये एस्पेक्टेड प्लेनेट लिखने हैं आपको, जिन जिन भी प्लेनेट्स को वो एस्पेक्ट कर रहा है वो नोट करने हैं, ध्यान रखिएगा। तो जुपिटर को एस्पेक्ट कर रहा है वो लिख लिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिए। जिस भी प्लेनेट को एस्पेक्ट कर रहा है उसके बारे में 2 चीजें हमें नोट करनी है। पहली तो ये नोट करनी है कि वो इस कुंडली के लिए किन किन भावों का स्वामी है, लॉर्ड है किन किन भावों का। इस कुंडली में वो उसके पास किन किन हाउसेस की लॉर्डशिप है। तो ध्यान से देखिए, जुपिटर 9 साइन का लॉर्ड होता है, 12 साइन का लॉर्ड होता है। 9 साइन का लॉर्ड होता है, 12 साइन का लॉर्ड होता है। तो 9 साइन का लॉर्ड का मतलब हो गया है दूसरे भाव की लॉर्डशिप है, और 5वें भाव की लॉर्डशिप है, 2nd एंड 5th हाउस की लॉर्डशिप है। तो ये दोनों हाउसेस मैंने नोट कर लिए। जिस प्लेनेट को वो एस्पेक्ट कर रहा है उन पे किन किन हाउसेस की लॉर्डशिप है वो आपको नोट करने हैं, हाउसेस दोनों। सेकंड आपको क्या नोट करना है कि वो किन किन हाउसेस का कारक है, वो भी नोट करना है। तो जुपिटर जिस भी प्लेनेट को देख रहा है इस कुंडली में, उसके पास किन किन हाउसेस की लॉर्डशिप है प्लेनेट के पास। इस केस में वो जुपिटर को ही देख रहा है, तो उसके पास 2 हाउसेस की लॉर्डशिप है। दूसरा, वो जिस प्लेनेट को एस्पेक्ट कर रहा है उसके पास किन किन हाउसेस की वो कारक है। तो जुपिटर कारक है 2nd हाउस का, 5th हाउस का, 9th हाउस का, 11th हाउस का, अभी मैंने बताया था, ये मैंने नोट कर लिया। अब मैं सैटर्न पे आ जाऊंगा फिर से कि सैटर्न किन किन हाउसेस को देख रहा है। यहां पे सैटर्न है ट्रांजिट में, तो देखिए 3rd हाउस को देख रहे हैं, वहां पे कोई प्लेनेट नहीं है। 7th हाउस को देख रहे हैं, वहां पे भी कोई नहीं है। और ये 10th हाउस को, ये इसको लग्न को देख रहे हैं, वहां पे भी कोई भी प्लेनेट नहीं है। तो सैटर्न इस केस में किसी भी प्लेनेट को एस्पेक्ट कर ही नहीं रहा है। तो सैटर्न के केस में ना तो हम उसकी लॉर्डशिप देखेंगे जिन्हें एस्पेक्ट कर रहा है, ना ही उसका कोई कारकत्व हमें देखना है।
तो मैंने निकाल लिया कि सैटर्न गोचर में किन किन हाउसेस को एस्पेक्ट कर रहा है, किन किन प्लेनेट्स को एस्पेक्ट कर रहा है, जिन प्लेनेट को एस्पेक्ट कर रहा है उनके पास कौन सी लॉर्डशिप है और वो किन किन भावों के कारक हैं। ये तीन चीजें हमें नोट करनी होती हैं। जुपिटर के केस में वो जुपिटर को एस्पेक्ट कर रहा था तो उनके पास लॉर्डशिप होगी और कारकत्व हो गए। ये सब नोट कर लिया। अब क्या करना है हमें नोट करने के बाद? अब आपको देखना है इस पार्ट में और इस पार्ट में कौन कौन से हाउसेस कॉमन है। सैटर्न जिन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है वो और जुपिटर जिन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है, कौन कौन हाउसेस कॉमन है। तो ध्यान से देखिए, यहां पे 6th हाउस और 10th हाउस, इसमें भी 6th और 10th आ गया, तो ये मैंने 6th हाउस और 10th हाउस लिख लिया। जुपिटर में भी आ रहा है, सैटर्न में भी आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहां पे 4th और 1st हाउस आ रहा है। इधर कहीं 4th और 1st हाउस है क्या? इसमें कोई भी 4th और 1st हाउस नहीं है। इसका मतलब दोनों प्लैनेट्स सैटर्न और जुपिटर इन ट्रांजिट कॉमनली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं 6th हाउस एंड 10th हाउस को। आप इसे डबल ट्रांजिट से कंफ्यूज मत हो जाना। यह डबल ट्रांजिट से भी ज्यादा माइन्यूट और बेटर टेक्निक है। डबल ट्रांजिट एक छोटा सा पार्ट है इसका। यहां पर हमने कौन कौन से प्लेनेट इंफ्लुएंस हो रहे हैं वो भी कंसिडर किया है, क्योंकि जो प्लेनेट इंफ्लुएंस होंगे वो भी असर डालेंगे कुंडली के ऊपर। ट्रांजिट के अंदर केवल भावों का ही मतलब नहीं है, क्योंकि डबल ट्रांजिट में तो हम भाव को पकड़ लेते हैं बस, जबकि भाव से ज्यादा इंफ्लुएंस प्लेनेट के ऊपर होता है। तो ये डबल ट्रांजिट से कंफ्यूज मत हो जाना। हालांकि इस केस में डबल ट्रांजिट भी अप्लाई होगा इन दोनों हाउसेस पे। तो 6th हाउस और 10th हाउस जो आया, इसका मतलब इस नेगेटिव का टिल 1 मई 2024 6th और 10th हाउस एक्टिवेटेड है। एक्टिवेशन मैंने बता दिया आपको कौन से हाउसेस एक्टिवेटेड है। अब जो हाउस एक्टिवेटेड है, यदि अब आप ध्यान से सुनना मेरे आगे की जो प्रेडिक्शन आपको देनी है, इंडिविजुअल कुंडली के बारे में आपको जब एनालाइज करना है, किसी भी नेटिव को बताना है भाई साहब आपके साथ ये होने वाला है, तो अब आपने उसके हाउसेस देख लिए 6 और 10th, तो उसके साथ जो इवेंट होंगे वो छठे भाव और 10वें भाव से रिलेटेड इवेंट होंगे। तो एक कॉमन सेंस तो ये लगता है कि शायद उसकी नौकरी लग जाएगी, सर्विस करेगा वो। एक ये हो सकता है कि वो उसको कोई परेशानी हो जाए या लोन ले ले वो, यदि यंग एज में है तो 25-26 साल का है तो लोन ले लेगा, ऐसे ही हम बताएंगे। या किसी डिस्प्यूट में भी पड़ सकता है, या उसकी कोई यहाँ पे जॉब से रिलेटेड कोई प्रमोशन हो सकता है। तो जॉब से रिलेटेड कोई बात होगी, क्योंकि छठा और 10वां भाव दोनों जॉब से रिलेटेड होते हैं, सर्विस से रिलेटेड होते हैं। 6 भाव के जो सिग्निफिकेशन है वो भी हो सकते हैं। बीमार भी हो सकता है, यदि उसकी एज ज्यादा है तो आप कहेंगे आपको डिजीज भी हो सकती है, या प्रोफेशन में कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। पर यह बात पक्का है उसका 6th और 10th हाउस एक्टिवेटेड हो गया। अब एक्टिवेशन पहले देख लिया, अब आप उसकी दशा देखिए। जनरली लोग पहले दशा देखते हैं, पर मैं अब आपको उल्टा मेथड बता रहा हूं, और ये बिल्कुल सटीक टेक्निक है। इससे बेटर कोई भी टेक्निक नहीं है। आप एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे आज की इस क्लास के बाद। कि 6th हाउस और 10th हाउस उसका एक्टिवेटेड है। अब आप दशा देख लीजिए, यदि इनसे रिलेटेड किसी भी प्लेनेट की दशा है, 6th हाउस और 10th हाउस से रिलेटेड प्लेनेट की दशा है, यहां पर कोई भी प्लेनेट बैठा हो, यहां पर इसका लॉर्ड हो, उनमें से किसी की भी दशा होगी, तब आप उस हाउस से रिलेटेड इवेंट उस नेटिव की लाइफ में होंगे। तीसरा मैं और एक इसमें ऐड कर रहा हूं, जिसको मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मानता हूं। ज्यादातर लोग डबल ट्रांजिट पे टिक जाते हैं, बाकी मेरी रिसर्च और बहुत लोगों की रिसर्च ये बताती है कि डबल ट्रांजिट के बाद आपको, सपोज ये इसकी मार्स की दशा चल रही है, बाय द वे मैं मान लेता हूं, या यहां पर 5 साइन है, सन की दशा चल रही है, सूर्य की दशा चल रही है इस नेटिव की। अब यदि सूर्य इसको, इस पर्टिकुलर भाव को यदि इन्फ्लुएंस कर दे किसी तरीके से, या इसके लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर दे, सन इस भाव को या इसके लॉर्ड को किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस कर दे, तो वो इवेंट 100% होगा। सपोज की मार्स की दशा चल रही है बाय द वे इस टाइम, ऐसा मैं मान लेता हूं इस नेटिव की मार्स की ही दशा थी। इसकी इस टाइम मार्स की दशा चल रही है, मार्स ट्रांजिट कर रहा है एट प्रेजेंट 8 साइन के अंदर।
तो मार्स तो देखिए इसको, इस पर्टिकुलर साइन को देख नहीं रहा है, तो मार्स का ट्रांजिट का तो बहुत असर पड़ना नहीं है, पर आप देख लेना मार्स कुछ टाइम के बाद यहां आ जाएगा। अभी शायद मार्स इसमें एंटर होगा और इसके बाद कुछ टाइम के बाद मार्स किसके अंदर आ जाएगा, 10 साइन के अंदर आ जाएगा 1-2 महीने के बाद। तब ये मार्स भी इसको एस्पेक्ट करेगा, जुपिटर भी इस पर इंफ्लुएंस डालेगा और सैटर्न भी इससे इंफ्लुएंस डालेगा। तो 6 मींस ये कंपटीशन दे रहा है, इसका मतलब इसका कंपटीशन से रिलेटेड इसको सक्सेस मिल सकती है। इसका 6th हाउस उस टाइम हाईली एक्टिवेटेड है, तो मैं इसे प्रेडिक्शन दूंगा कि आपकी जॉब लग सकती है, आप कंपटीशन क्लियर करोगे, क्योंकि 6th हाउस कंपटीशन में क्लियर करने में भी हेल्प करता है। क्योंकि इसकी दशा देखिए, एक्टिवेटेड भी 6 और 10 हाउस है इसके, और दशा भी इसकी मार्स की ही चल रही है। और मार्स में यदि सन की दशा आ गई तो इसके ये दोनों हाउसेस एक्टिवेटेड हैं, और यहां पर यदि मार्स इसको ट्रांजिट में इसको इन्फ्लुएंस कर देगा तो इसका मतलब इस हाउस से रिलेटेड उसका इवेंट हो जाएगा और हमारी प्रेडिक्शन बिल्कुल सटीक जाने वाली है। तो हम किसी भी नेटिव के बारे में यहां पर प्रेडिक्ट करेंगे तो जो मैंने आपको ये अभी टेक्निक बताई है, ये बहुत ही कॉम्पैक्ट टेक्निक है। आप किसी भी कुंडली पर लगाइए तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा, जिस तरीके से मैंने बताया कि कौन सा भाव एक्टिवेटेड है, ये देखना है। ट्रांजिट का मतलब वो भाव एक्टिवेटेड हो गया, बगैर ट्रांजिट का रिजल्ट मिल नहीं सकते। सेकंड पार्ट में आप दशा देख लीजिए, क्योंकि दशा तो लंबे पीरियड तक चलती है, प्रत्यांतर दशा नहीं देखनी आपको। बड़े इवेंट्स में प्रत्यांतर दशा का रोल नहीं होता। बड़े इवेंट लाइक मैरिज बहुत लंबे समय तक का प्रोसेस है, मिलने जुलने से लेके मैरिज तक, इससे लॉन्गर प्रोसेस। एम्प्लॉयमेंट ये भी लंबा प्रोसेस है, एक दिन में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, कई स्टेजेस होती है एम्प्लॉयमेंट की। इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं उनमें टाइम लगता है। सडन इवेंट्स में आप पीढ़ी देख सकते हो, प्रत्यांतर दशा। तो आपको सबसे पहले देखना है कौन कौन से भाव एक्टिवेटेड हैं, उन भावों से रिलेटेड यदि प्लेनेट की दशा है तो आप उसको बता देंगे कि भाई आपके साथ ये घटनाएं होने वाली हैं। अब मैं इसको ये कहूंगा कि भाई देखो, आपका कंपटीशन में आप क्लियर हो सकते हो, जॉब लग सकता है, हो सकता है आप लोन लो, इस तरीके से हम उसको प्रेडिक्शन देंगे। तो आप मेरी ये टेक्निक को आप इसे यूज करिएगा। मैं कहीं से इसको बड़ा खोज कर लाया हूं, किसी से रिक्वेस्ट करके। आप लोगों को एक कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट जरूर करेंगे। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप कुछ भी जैसा भी कमेंट करें, आपका पॉजिटिव नेगेटिव आप जरूर दें, जिससे कि मैं कुछ इंप्रूव कर पाऊं। आप इसको यूज करिएगा, आपको सही लगेगी। और यदि आपको ये कुछ अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।